हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हमद शबनम कमाली जो आपका पहला सबक है उसे अपलोड कर दिया था, और अगर जिसने भी नहीं देखा है वो उस वीडियो को जाकर देख ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये दर्स 2 है, यानी हिस्सा नस्र है, यानी सबक 2। सबक 2 भाभी जान, जिसे लिखने वाले हैं सुहेल अजीमाबादी। तो सबसे पहले हम अफसाना निगार के बारे में जानते हैं, अफसाना निगार का तारुफ करते हैं, ठीक है। सुहेल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है और वह इब्तदा में शायरी भी करते थे, इसलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। लेकिन जब अफसाने की तरफ माइल हुए तो उसी के होकर रह गए और आज भी दुनिया में सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। इनका ताल्लुक़ एक ज़मींदार ख़ानदान से था। 1 साल की उम्र में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और नानिहाल में परवरिश हुई। एक उस्ताद की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल किया। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो पटना ज़िला में वाक़ है। आगे चलकर गरचे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकीज़ पर क़याम पज़ीर रहे, लेकिन इफ्तार तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। सुहेल अजीमाबादी ने अफसाना निगारी के साथ ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। इस सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला कश्मीर हो गया, फिर पटना वापस चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने सहाफ़त भी किया, रिसाले जारी किए और साथी के नाम से रोज़नामा उर्दू अखबार भी निकाला। गोया वह ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाका में 5-7 सालों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ उनके मौज़ूआत हैं। सुहेल अजीमाबादी के तख्लीक़ात में 3 अफसानवी मजमूए उल्लाव, 4 चेहरे और आदमी के रूप हैं और एक नावल बेजड़ के पौधे हैं। इन मजमूओं के अलावा सुहेल अजीमाबादी के अफसानों की तादाद 125 तक पहुँचती है। 1970 ईस्वी में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हो गया। अब आइए हम बात करते हैं मारूजी सवालात मा जवाबात, जो कि सुहेल अजीमाबादी से रिलेटेड पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो सवाल नंबर 1 है, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो जवाब होगा 1911 ईस्वी। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? तो जवाब होगा 4 चेहरे। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो जवाब होगा 1970 ईस्वी। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो जवाब होगा भाभी जान। अब आइए मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। सवाल पहला है कि सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब होगा पटना में। सुहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? तो जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी के अफसानों का पहला मजमूआ 4 चेहरे हैं, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। अगला सवाल है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? जवाब होगा सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम भदौली गांव के मदरसे में हुई। अब आइए मुख्तसर सवालात मा जवाबात देखते हैं। पहला सवाल है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? तो इसका जवाब हम लोग इस तरह देंगे कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। अख्तर का किरदार बहुत ही मुस्बत और बामाना किरदार है। अख्तर के किरदार के ज़रिए ही रुकैया भाभी का किरदार नुमाया होता है और इसी किरदार के सहारे कहानी भी इर्तिका पजीर होती है। अख्तर के किरदार ने दरअसल रुकैया भाभी के किरदार में इंसानी पहलुओं को उजागर किया है।
अगला सवाल है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। यानी दूसरा सवाल पूछा है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो इसका जवाब होगा, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था कि उन्हें सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। उस वक्त तहरीक आज़ादी ज़ोरों पर चल रही थी। रुकैया भाभी के शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे। किसी मुकदमा में 2 साल की सज़ा हो गई, जेल चले गए और 2 सालों के बाद जब रिहाई मिली तो मालूम हुआ कि किसी दूसरे मुकदमे में उन्हें 3 साल की सज़ा हो गई। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को जेल बार बार जाना पड़ता था। अगला सवाल है तीसरा पे, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। जवाब होगा, रुकैया भाभी शिम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और इसलिए कि शिम्मी बहुत गरीब लड़की थी, उसे पढ़ने का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने शिम्मी की तालीम का खर्च अपने ज़िम्मे लिया। इस तरह वह दूसरे हाजतमंदों की मदद भी किया करती थी। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था। तो इसका जवाब होगा, रुकैया भाभी ने अपने सोने की चूड़ियों को इसलिए बेच दिया था कि एक गरीब लड़की शिम्मी जो उनके कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की की तमाम तालीमी अखराजात रुकैया भाभी बर्दाश्त किया करती थी। एक दिन वही लड़की रुकैया भाभी के पास आई और अश्क आलूद आँखों से सरापा सवाल बन गई। रुकैया भाभी के बार बार इसरार पर बोली कि भाईजान के एमए इम्तिहान का फार्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। चुनांचे रुकैया भाभी ने शिम्मी के भाई का तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फ़रोख्त करके शिम्मी को दे दिया। अगला सवाल है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वह कौन सा काम करती थी। तो जवाब होगा, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखने बैठ जाती थी। बहुत से लिखने वाले इनको ख़त लिखते थे और ख़त में लिखने, पढ़ने और मजमून निगारी से मुतालिक मशवरे तलब करते थे। रुकैया भाभी तमाम खतूत के जवाब पाबंदी से दिया करती थी। इसके अलावा वह कॉलेज में तदरीस के अलावा तलबा से उनकी ज़ाती हालात भी मालूम करती रहती थी और जहाँ तक हो सकता था उनकी मदद भी किया करती थी। अब बारी है तवील सवालात माँ जवाबात। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो किस तरह का पूछा जाएगा। तो पहला सवाल है, रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। तो जवाब होगा, रुकैया भाभी का सरापा ये था कि वह सुबह उठकर काम शुरू कर दिया करती थी। इनका ज़माना अब बिल्कुल बदल चुका था। कभी 4-5 नौकर और मामाएँ होती थीं, अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाज़ार से सौदा लाता था और खाना पकाता था। फिर रुपयों की भी बड़ी तंगी थी। पहले वह हज़ारों रुपए माहवार अपने शौक़ पर खर्च कर दिया करती थी। अब 400 रुपये माहवार पर एक कॉलेज में लेक्चरर थी और 50 रुपये माहवार एक लड़की को पढ़ाने के लिए मिलते थे। ले देकर यही उनकी आमदनी थी और अखराजात अपनी जगह पर, बल्कि पहले से कुछ ज़्यादा ही। अपने और बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया था। बच्चों और अपनी ज़रूरियात के अलावा एक मुस्तकिल रकम उन्हें हर महीने मज़दूरों और तालिबे इल्मों की अंजुमनों को देना पड़ती थी। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से पढ़ रही थी। माशरे के मोहताज लोगों की मदद के लिए रुकैया भाभी कभी कभी बंगले के अहत्ते से बाहर भी जाती थी। उनके हाथ में दूध की वह बोतल थी जो देर तक मेज़ पर रखी रहती थी। मालूम करने पर पता चला कि कॉलेज के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में है। 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था और उसके बाद बच्चा पैदा हुआ है। इसका कोई देखने वाला नहीं था। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर दो फिरलांग पैदल जाती थी और दूध पहुंचाती थी। उस बच्चे के लिए स्वेटर और मोज़े भी बिनवाए थे क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था। शिम्मी उनके कॉलेज की एक गरीब तालिबे इल्म थी जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे पढ़ रही थी। मुख्तसर ये कि रुकैया भाभी का सरापा बहुत दिलचस्प और काबिल तक़लीद था। अगला सवाल है,
रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अजीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जवाब होगा, सुहेल अजीम आबादी ने ज़ेर निसाब कहानी भाभी जान में एक रुकैया भाभी की शक्ल में एक ऐसी औरत के किरदार को पेश किया है जो महरो वफा और इसारो कुर्बानी की एक खूबसूरत मिसाल है। कहानी जैसे जैसे बदतरीज आगे बढ़ती है, रुकैया भाभी हमारे दिलों में अपना एक मजबूत मकाम बनाती चली जाती है। दरअसल कहानी में उनकी पूरी शख्सियत एक शमा की तरह रोशन होकर काराइन के सामने आती है और शमा जूं जूं जलती है और पिघलती रहती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसका वजूद भी ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी रोशनी से न जाने कितने तारीख जहन मुनव्वर होते रहते हैं। रुकैया भाभी एक ऐसी खातून थी जो दिन में कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से तदरीसी ज़िम्मेदारी भी अदा करती थी और इसी दरमियान गरीब और जहन तालिबा के अहवाल की पुरसिश करती हुई उनकी हाजत रवाई भी करती रहती थी। घर में अंदरून खाना की तमाम तर जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी। मसलन बच्चों की तालीम व तरबियत, वक्त पर उनके खाने पीने का इंतज़ाम अपने देवर की खातिरदारी और आमदनी महदूद थी। नतीजा ये था कि रुकैया भाभी हमेशा माली दुश्वारियों से दो चार रहती थी, इसलिए कि जिस कॉलेज में वह लेक्चरर थी वहाँ से उनको सिर्फ 400 रुपये माहाना तनख्वाह मिलती थी। इसके अलावा रुकैया भाभी एक लड़की को ट्यूशन भी पढ़ाती थी जिससे उन्हें 50 रुपये माहाना मिल जाते थे। ले देकर यही उनकी कुल आमदनी थी और ख़र्च बहुत ज़्यादा था। उनके शौहर को सियासत का भी शौक़ था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी ने तमाम बातों के बावजूद कभी अपने शौहर का हौसला पस्त नहीं होने दिया और तन्हा सारा गम झेलती रही। उन्होंने गमों के दरमियान जीना और खुश रहना सीख लिया था और वह एक इंतहाई हमदर्द, मुखलिस और हौसलामंद औरत थी। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनका महबूब मशगला था। इस तरह देखते हैं कि सुहेल अजीम आबादी ने रुकैया भाभी जैसी हौसलामंद औरत का किरदार पेश करके अपने कारी को हौसला देने का काम किया है। अब आगे तीसरा सवाल है, सुहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और क्यों? तो जवाब होगा, सुहेल अजीम आबादी मुंशी प्रेमचंद की फ़नकारी और उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। चूँकि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदुस्तान के देहाती माहौल को अपने अफसानों में पेश किया था। क्योंकि हिंदुस्तान की बेशतर आबादी गाँवों में ही बसती है, इसलिए हिंदुस्तान का असल तहजीब और समाज गाँवों में ही पाया जाता है। यही वजह है कि प्रेमचंद ने अपने अफसानों के मौज़ूआत देहात से ही हासिल किए और देहाती वाक़यात को ही अपने अफसानों में पेश किया। चुनांचे प्रेमचंद के अक्सर व बेशतर किरदार देहात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। सुहेल अजीम आबादी अफसाना के फ़न के ताल्लुक़ से मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ हैं। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज और इशाअत का काम किया। पैदाइशी एतबार से ज़मींदाराना माहौल से मुताल्लिक़ रहे और छोटा नागपुर के क़याम ने सुहेल के अफसानों के लिए मौज़ूआत भी मुतय्यन कर दिए। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ हैं। सुहेल अजीम आबादी का ज़ेर निसाब अफसाना भाभी जान ज़बान, असलूब और हैयत के एतबार से एक कामयाब और उम्दा अफसाना है। इसका मौजू भी नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना और आम मौजू है। फिर भी कहानी पढ़ने वालों को एक नया अज़्म और हौसला देती है। साथ ही ये सबक भी देती है कि इंसान अगर चाहे तो दुश्वारियों और परेशानियों के दरमियान भी अपने लिए जीने की राह निकाल सकता है। सुहेल की कहानियों के ये किरदार और मौजू भी प्रेमचंद के अफसानों से मुतासिर नज़र आते हैं। अगला सवाल है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? तो जवाब होगा, ज़ेर निसाब अफसाना भाभी जान सुहेल अजीम आबादी का एक कामयाब अफसाना है जिसमें रुकैया भाभी का किरदार काबिल कदर है, जिसका सही अंदाज़ा उनकी शब व रोज़ के मामूलात से होता है। जैसे वह सुबह सवेरे उठते, पहले बच्चों को नहलाते,
ان کے کپڑے بدلتے اور خود نہا دھو کر تیار ہوتے، بچوں کو کھلا پلا کر اسکول بھیج دیتے، پھر ملنے والوں کا سلسلہ شروع ہو جانا، طرح طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے اور طرح طرح کی فرمائش کرتے، کوئی ان سے ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، سب طرح کی فرمائش کرتے، کوئی ان سے ملازمت کی سفارش کرنے کے لیے کہتا، کوئی کسی اور کام کے لیے، سب آدمی انہیں بڑے آدمی کی بیوی اور بہو سمجھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ بھابھی جان کا تعلق اب بڑے لوگوں سے صرف چھوٹے لوگوں کی وجہ سے رہ گیا ہے، وہ بڑے لوگوں کے پاس صرف سفارش لے کر جاتی ہیں، ورنہ بڑے لوگوں سے اب انہیں دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ بھابھی کالج جاتی اور وہاں بھی پڑھنے کے علاوہ ہر لڑکے کے معاملات میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ کالج سے آ کر پابندی کے ساتھ کئی خطوط روز لکھتی اور انہیں ڈاک میں ڈلواتی۔ عام طور پر یہ خطوط نئے لکھنے والوں کے نام ہوتے تھے جو ہر روز انہیں خط لکھا کرتے تھے۔ رقیہ بھابھی نے محض دل بہلانے اور وقت کاٹنے کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، مگر وہ بہت اچھا لکھنے لگی تھی اور نئے لکھنے والے ان سے مشورے طلب کرتے اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ان کے خطوط کا جواب دیا کرتی تھی۔ اس طرح کے نئے لکھنے والے نہ تو غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائیں اور نہ ہی ان کی دل شکنی ہو۔ ان مصروفیات کے باوجود رقیہ بھابھی کا چہرہ کبھی غمزدہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے غم کو اپنے لیے مسرت سمجھنے لگی ہے اور غم میں بھی خوشی کا پہلو نکال ہی لیتی ہے۔ یعنی صبح جاگنے کے بعد سے سوتے وقت تک ایک مشین معلوم ہوتی تھی۔ غریب بچوں کی تعلیم اور ان کی شادی وغیرہ کے موقع پر بھی وہ مدد کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ یعنی ایسے ناموافق حالات کے باوجود ہمیشہ دوسروں کو حوصلہ اور سہارا دیتی رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رقیہ بھابھی کے کردار نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اگلا سوال ہے، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کریں، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا۔ تو اس کا جواب ہوگا، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ ابتدائی زندگی میں شاعری کا بھی شوق تھا اور شاعری بھی کرتے تھے اور سہیل تخلص کرتے تھے، اسی لیے ادبی منظرنامے پر سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی پیدائش 1911 میں پٹنہ میں ہوئی۔ سہیل عظیم آبادی کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ 1 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا وفات ہو گیا، چنانچہ نانیہال میں ان کی پرورش ہوئی اور وہیں ایک استاد کی سرپرستی میں آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت حاصل کی۔ گرچہ آپ کا آبائی وطن شاہپور بھدول ہے جو پٹنہ کے مضافات میں واقع ہے، مظفر پور، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز میں رہنے کے باوجود اپنے افتاد طبع کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، لیکن آگے چل کر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے، پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے شمار افسانے لکھے۔ اسی دوران انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کر لی۔ ملازمت کے سلسلے میں دہلی میں بھی رہے، کشمیر میں بھی رہے اور آخر کار تبادلہ کر کے پٹنہ واپس آ گئے اور ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ سہیل عظیم آبادی اردو کی ترویج و اشاعت کے سلسلے میں 5-6 سالوں تک چھوٹا ناگپور کے علاقے میں مقیم رہے، جہاں کے ماحول میں انہوں نے افسانوں کے لیے موضوعات متعین کیے۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعے کا نام الاؤ ہے جو ان کی زندگی میں ہی شائع ہو چکا تھا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہندوستانی ایجوکیشن۔ گڈ بائی اینڈ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔